सेशन हमारा स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। सेशन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो स्विच जो है वो बेसिकली उसकी लिमिटेशन ये है कि स्विच बेसिकली इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। पहली बात तो ये यानी कि स्विच के आगे जो आप केस लिखेंगे। अच्छा, एक मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करूँ आपके साथ। तो जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये देखें स्विच। तो स्विच स्टेटमेंट जो है, एक तो पहली बात ये जो स्विच का सिंटैक्स है ना, इसमें जो ये जो इंटीग्रल एक्सप्रेशन है, ये जो है इनकी इंटीजर एक्सप्रेशन, ये यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर जो है वो बेसिकली एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अमूमन यहाँ पर कोई इंटीजर वेरिएबल होता है या कोई नेम कांस्टेंट होगा या कोई करेक्टर होगा। ठीक है, और इसी तरह ये जो केस है, केस के आगे जो हम चीज़ लिखते हैं ये भी कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए। यानी कि या तो कोई ये जो है वो नेम कांस्टेंट हो सकता है, या कोई करेक्टर हो सकता है, या कोई इंटीजर हो सकता है। और ये हमेशा इक्वालिटी के कंपैरिजन पे चेक होता है। यानी कि स्विच के अंदर ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल चेक हो, यानी कि इस वाले इंटीजर एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर इसके इक्वल आता है तो ये वाला केस चलेगा। और इस तरीके से ये इसकी वैल्यूएशन होती है। तो इसमें इक्वालिटी बेसिकली चेक होती है और कुछ चेक नहीं होता। यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की चीज़ें चेक नहीं होती। नॉट इक्वल टू चेक नहीं होता। तो ये इसकी लिमिटेशन है। और ये फ्लोटिंग पॉइंट के साथ काम नहीं करता और डबल के साथ काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के साथ और जो हमारे पास करेक्टर्स हैं उनके साथ काम करता है। ठीक है, और तो कोई इसका क्वेश्चन आपका? मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते कि जैसे कि अगर हम लोग 1 एंटर करें तो केस 1 चले, 2 एंटर करें तो केस 2 चले, और जब 3 एंटर करें तो मतलब जो केस 3 है उसमें ये चीज़ चलनी चाहिए कि अगर हम लोग 3 या 3 से बड़ा एंटर करें तो केस 3 चलना चाहिए। तो स्विच स्टेटमेंट ये काम नहीं कर सकता ना? कर सकते हो, लेकिन ना आपने यूजर ने 1 एंटर किया, 1 इंटीजर है तो 1 के अगेंस्ट आप केस लगा सकते हो, 2 के अगेंस्ट। और जब आपने इस तरह करना कि 3 या 3 से बड़ा हो, यानी कि अगर कोई भी वैल्यू आ जाए जो कि आपकी इनवैलिड वैल्यू नहीं है, तो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेंगे। वो डिफ़ॉल्ट जो है, जब अगर कोई केस 1 भी नहीं चलेगा, केस 2 भी नहीं चलेगा, तो डिफ़ॉल्ट जो है वो चल जाएगा। और डिफ़ॉल्ट के अंदर आप ये एज्यूम कर लेंगे वो 3 या 3 से बड़ी वैल्यू है। हो सकता है कि वो सर नहीं, 0 वो भी हो। डिफॉल्ट तो एक अलग चीज़ है ना, जो हम लोग इफ एल्स में एल्स के साथ करते होते थे कि अगर इफ ट्रू नहीं है, मतलब अगर इफ फॉल्स हो जी गई है तो एल्स चल जाएगा। तो अगर जी केसेस बिल्कुल। फॉल्स हो गए जी हैं तो हम नहीं डिफॉल्ट कहते चल थे। जाएगा, ये चीज़ है। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम लोग इफ एल्स में कर लेते हैं कि ये चले, पहली अगर पहला पुट करें तो ये चले, दूसरा करें तो ये चले, अगर तीसरा पुट करें तो उस नंबर से लेके सारे बड़े इन्फिनिटी तक चले। तो केसेस में तो हम ये नहीं कर सकते ना कि 3 और 3 से बड़े के लिए, मतलब 3 से इन्फिनिटी तक के लिए सारे वो एक ही केस चलना चाहिए, क्योंकि उसमें तो हम एक्सप्रेशन इक्वेशन पुट ही नहीं कर सकते ना। ये कह सकते हैं कि 3 ग्रेटर देन, मतलब केस 3 ग्रेटर देन 4 या सच लाइक दैट। हाँ जी, उसमें ग्रेटर देन का तो काम नहीं हो सकता। और वैसे तो दूसरी ये कि इन्फिनिटी बेटा कुछ नहीं होती। यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर एटलीस्ट इन्फिनिटी कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा है कि समवन इज ग्रेटर देन 3, तो वो मतलब कोई वैल्यू होगी जो कि 3 से बड़ी होगी। और आप सही कह रही हैं कि यानी कि इसके अंदर जो है वो आप ग्रेटर देन यूज़ नहीं कर सकते। जी सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? आप क्वेश्चन खत्म हो गया? जी सर, मेरा यही एक ही था। ठीक है, यमुना ने क्वेश्चन पूछा है 5.3 के प्रोग्राम 5.5 में, जब मैं खोल लेता हूँ 5.3 5.3 5.3 के प्रोग्राम 5.5 में जब वाइल लूप का ऑपरेटर यूज़ करता है और उसको कोई पॉइंट में वैल्यू असाइन करता है तो एरर आ जाता है। सर इसकी क्या रीज़न है, पता नहीं चल रहा जी। 5.5 के कौन से वाइल के लूप की बात कर रही हैं आप? वाइल के लूप दो लगे हुए हैं यहाँ पे। एक वाइल का लूप 25 लाइन से स्टार्ट होता है और एक वाइल का लूप 41 लाइन नंबर से स्टार्ट होता है।
तो आप कौन से वाइल लूप की बात कर रही हैं? जो लाइन नंबर 5 से स्टार्ट होता है, 5 अच्छा 25 से स्टार्ट होता है। हाँ जी, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि टीम प्लेयर वो है वो मिनिमम प्लेयर से या तो कम हो या टीम प्लेयर जो मैक्सिमम प्लेयर से ज़्यादा हो, तो ये इनवैलिड इनपुट है। तो आप ये कह रही हैं कि अगर हम इसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू दाखिल करते हैं तो क्या होगा? देखें टीम प्लेयर की टाइप क्या है, टीम प्लेयर की टाइप इंटीजर है, तो अगर आप कोई पॉइंट वाली वैल्यू दोगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉइंट डिस्कार्ड हो जाएगा, उसमें खाली खाली होल नंबर आएगा। तो अगर आपका होल नंबर 9 से जो है छोटा है या 15 से बड़ा है तो फिर ये आपको एरर पुट कर देगा। समझ आ गया आपको? अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छा। तो किसी का और कोई क्वेश्चन हो? हमारे पास सी आर और जी आर आ गए हैं। अच्छा, ओ एफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। तो बेसिकली बेटा ये होता है फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल के साथ आप दो काम कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास फाइल है ऐसे चैप्टर में ना, फाइल बल्कि हम इस चैप्टर में फाइल में कहाँ डिस्कस किए हैं? 5 पॉइंट सर 5.11 में। जी, तो 5.11 जी। तो बेसिकली फाइल के साथ आप दो काम कर सकते हैं, फाइल को फाइल से रीड कर सकते हैं, फाइल को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपने फाइल से रीड करना है तो आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके जरिए आप फाइल से रीड कर सकें। अगर अपने फाइल पे राइट करना है तो भी आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके जरिए आप फाइल पे राइट कर सकें। बिल्कुल इसी तरह जैसे कंसोल, अभी तक आप कंसोल पे प्रिंट करना सीखा आपने और कंसोल से इनपुट लेना सीखा आपने। कंसोल पे जब प्रिंट करते हैं तो कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी तरह कंसोल से जब मैंने इनपुट लेनी है, रीड करना है, तो हम सी इन यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम फाइल से ये काम करना चाहते हैं तो फाइल के लिए क्या यूज़ होता है? तो फाइल के लिए हमारे पास ये ओ एफ स्ट्रीम, ठीक है, एक कस्टम टाइप है। ठीक है, आपने पढ़ी थी प्रिमिटिव टाइप होती है, इंट, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर। एक कस्टम टाइप भी होती है, यानी कि अपनी अपनी क्लास है, कहें कस्टम डिफाइन। तो ओ एफ स्ट्रीम जो है ये एक कह लें आपके पास एक डाटा टाइप है, ये समझो फाइल स्ट्रीम डाटा टाइप है, इसने इसके ये नाम दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि फाइल से आप फाइल के ऊपर राइट कर सकें कुछ, तो आपको ओ एफ स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस ओ एफ स्ट्रीम टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ आप फाइल पर राइट कर सकेंगे कुछ भी। आपने कोई इंटीजर राइट करना है, कैरेक्टर करना है, डबल करना है, कुछ। इसी तरह अगर आपने फाइल से रीड करना है तो आपको आई एफ स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप फाइल से रीड कर सकेंगे। ठीक है, और एक एफ स्ट्रीम भी होता है, और एफ स्ट्रीम बेसिकली दोनों काम कर सकता है, फाइल से रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, लेकिन हमने ये भी नहीं पढ़ा वो चैप्टर 12 के अंदर। तो कुछ बात समझ आ गई आपको? यस सर। बहुत अच्छा। और किसी का क्वेश्चन? सी आर जी आर आ गए हैं हमारे पास कि नहीं आए? जी सर। ठीक है, आप लोग मुझे सी आर नहीं आएगा? नहीं नहीं सर, शेयर अभी तक नहीं आया। चलें फिर, आप बेटा क्या नाम है जो जी आर है, क्या नाम है उनका, मासवा, हाँ जी। बेटा आप देख लीजिएगा कि कौन कौन आया हुआ है, आखिर में मुझे बता दीजिएगा, कौन नहीं आया तो उनके मैं पूरा लगा दूंगा। ठीक है, चलें ये जी बात सर। हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। जी सर।
किसी बच्चे का क्वेश्चन है और यस सर। ये पूछिए। सर हमने किया था कि राइट मोस्ट डिजिट अगर हमें प्रिंट करने हो तो हम लोग जो है उसका मोड ले लेते हैं 10 से, या जितने भी डिजिट प्रिंट करने होते हैं हम उससे मोड ले लेते हैं। लेकिन अगर अब हम्म, हमने लेफ्ट मोस्ट जो है वो कराने हैं तो आपने आई थिंक कहा था कि हम लूप से करेंगे। तो सर वो बता दें वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो हम लूप्स पढ़ चुके हैं। तो फिर आप करें ना इसको, ट्राई तो करें। अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप सोचेंगे कैसे, तो इस पे सोचें। अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन इस पे सोचें कि आप कैसे करेंगे लेफ्ट मूव अगर आपने करना है। हाउ विल यू डू जी दैट? सर। सर पेज नंबर 112 पे। पेज नंबर 112 पे प्रोग्राम 315। 112 पे 315 प्रोग्राम, ये तो 322 प्रोग्राम है। अच्छा 112, सॉरी माजरत, मैंने 122 खोल लिया जी। हाँ, अच्छा इसका आपने क्वेश्चन पूछा था। तो जी बेटा सर। ये ऐसे है कि ये क्वेश्चन है और ये नंबर, तो हमने नंबर 1 को नंबर 2 पर जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन में कोई आंसर आ गया। उस आंसर को जब हमने डिस्प्ले किया तो वो इस तरह से डिस्प्ले हुआ। ये इसने इसको डिस्प्ले किया है यूजिंग 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे सर जो ऐसा हमारे क्यों? पास है। ऐसा क्यों? कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, मतलब मैं इसको चला के चेक कर सकता हूँ कि ये ऐसा क्यों आता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कॉपी करूँ, अच्छा बल्कि नहीं कॉपी क्यों करूँ, 3.15 है ना मेरे पास, बोल लेते हैं। इसको रन करते हैं। तो ये देखें, जब हमने इसको रन किया तो उसने वही आउटपुट दिया आपको। देखें पहला जो उसने वो प्रिंट किया 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर, अब इसने बाय डिफॉल्ट इसको प्रिंट किया है सर। मतलब ये इसकी यानी कि लाइन नंबर 12 की जो आउटपुट है इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट उसको 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में प्रिंट करता है आपको। ये समझ रहे हैं आप? सर हमेशा? मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है, डिपेंड्स। मतलब हो सकता है अगर मैं नंबर चेंज कर दूँ, मैं इसको ज़रा होल नंबर बना कर देखता हूँ कि अब क्या करता है। तो अब भी इसने 6 सिग्निफिकेंट डिजिट में प्रिंट किया। हाँ जी, ठीक है। तो डिपेंड्स, यानी कि बाय डिफॉल्ट हो सकता है ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट में करता हो, पर ये शायद कोई रूल नहीं है। लेकिन इसका इसमें कोई आपको परेशान होने वाली बात भी नहीं है। तो ठीक है, समझ आ गई बात। मतलब ये बाय डिफॉल्ट है, उसको उसको 6 सिग्निफिकेंट डिजिट में प्रिंट कर रहा है। सर वहाँ तो पॉइंट के बाद नहीं थे 6 डिजिट्स? नहीं बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो होते हैं जिनके जरिए हम एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पॉइंट और पॉइंट से पहले सारे शामिल होते हैं। सर वो तो। सारे इसमें शामिल है। यानी कि ये जो एक वैल्यू है ना, जो हमने 4.918777 प्रिंट किया है, जी ये सर। 6 सिग्निफिकेंट डिजिट को यूज करते हुए प्रिंट किया। तो पॉइंट से पहले भी और पॉइंट के बाद सारे शामिल होते हैं। सर यानी बाय डिफॉल्ट वो 5 डिजिट्स करता है पॉइंट के बाद? नहीं पॉइंट के हाँ बाद। क्या जी। ठीक है सर। सर और प्रोग्राम 316। 316, ये पेज नंबर बताएंगे आप? सर 113 होगा। अच्छा 3.16 इसी का। हाँ, इसमें क्या पूछना है आपने? सर इसमें सेट डब्ल्यू उन्होंने 8 दिया हुआ है, तो सेट डब्ल्यू में पॉइंट नहीं इंक्लूड होता? नहीं होता है, मतलब सेट डब्ल्यू जो है इस 8 का मतलब है कि इस डे 1 की जो भी वैल्यू है,
अगर ये डे 1 किस टाइप का, ये डे 1 है जी डबल टाइप का, तो डबल पॉइंट्स भी आते हैं, तो उसको 8 प्रिंट स्पेसेस यूज करेगा प्रिंट करने के लिए कंसोल पे, चाहे उसमें पॉइंट भी आता हो। तो देखें जैसे कि सर ये फिर इसने इस तरह प्रिंट तो किया। इसकी आउटपुट गलत आ रही है, मैंने दोनों का करके देखा है, 316 का भी किया, 317 का भी, दोनों की फिर आउटपुट में ये जो स्पेसिस आ रही हैं ये इस तरह नहीं आ रही, यहाँ पे गलत की हुई है फिर। उसको यहाँ चला के देख रहे हैं, 3.16 की बात कर रहे हैं। सेल्स देनी पड़ेंगी, पॉइंट्स में देनी पड़ेंगी सेल्स, जी सर है ना? उतनी देना जितनी वहाँ पे है। जी सर। अच्छा उतनी दो, चलें ठीक है, इसको बंद करते हैं, दोबारा चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या किया होगा। थ्री 21.57, 269.62, 307.77। तो क्या हुआ? अब आप इसमें ये काउंट करना चाहते हो स्पेसेस कितनी आई हैं इसके साथ? जी सर। सर वहाँ पे उन्होंने सिर्फ 2 स्पेसिस अपेंड की हुई हैं, और जब हमने आउटपुट लिया तो वहाँ पे एटलीस्ट 3 या 4 स्पेसिस हैं। तो ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ, अगर पॉइंट भी इंक्लूड होगा देन तो वो ठीक है, जो 2 स्पेसिस आ रही हैं, लेकिन जब हम आउटपुट लेते हैं तो इसमें अगर हम पॉइंट को भी इंक्लूड करें तो ये 5 एक डिजिट्स और एक पॉइंट को मिला के 6 स्पेसिस अपेंड हो गई, और 6 स्पेसिस आ गई, और बाकी सिर्फ 2 स्पेसिस बचनी चाहिए थी, बट यहाँ पे तो ज्यादा आ रही हैं, तो इसी चीज में मुझे कंफ्यूजन हो रही है। बुक में उसने 2 स्पेसेस, दो, वैसे तो बार बार 2 स्पेसेस में पेंड होनी चाहिए। अच्छा हम एक काम करते हैं ना, हम ये करते हैं, हम इसको दोबारा से रन करते हैं इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। हम अब नंबर देते हैं थोड़ा, यानी कि मैं कहता हूँ 321.659। तो ये अब हमारे पास कितनी 7 स्पेसेस होगी ना पॉइंट मिला के, और अब 8 हो जाएंगी, है जी ना? सर। चलो हम इस तरह करके देखते हैं कि अब क्या करता है। और 45.456, ये कितनी 5 हो गई, 5 और 6 हो गई, और ये 7, और 3.2 3 4 5 6, ठीक है, एक में 8 है, एक में 6, एक में 7 है, 8 7 और 6 है, ठीक है ना? तो चलाते हैं। जी सर। तो आपने क्या देखा, इसने क्या किया बोला, इससे आपको इसका बिहेवियर कंफर्म हो जाएगा। अच्छा बेसिकली ना, ये हम अगर कोड को गौर से देखें ना, तो तो उसमें ये उन्हें पहले देखिए भी दी आपको हुई ये है। स्पेस नज़र आ रही है, हाँ एक स्पेस पहले होती हुई है, ये भी जी सर। रीज़न है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस टू, कि इसके बाद एक स्पेस तो है ही है। तो देखें इसने इसको, अच्छा क्योंकि हमने मेरे ख्याल सेट प्रिसीजन भी यूज़ किया हुआ है 5, और अच्छा सेट प्रिसीजन ने 5 यूज़ किया, इसलिए उसने पॉइंट के बाद जो है वो, अच्छा ठीक है, उसने पॉइंट के बाद जो है वो, अच्छा इसको 5 से इंक्रीमेंट लग गया है। चलो इससे ज़्यादा ना इस तरह एक्सप्लेन हो जाएगा, मैंने वो नहीं किया था। हम होल नंबर देते हैं, 4 हो गए, 5 6 7 और 8, ठीक हो गया। और 5 6 7, ठीक हो गया। 4 5 ठीक है, 1 2 3 4 जी सर। 5 6। तो अब आपको आपने देखा कि ये एक स्पेस उसकी वाली यूज़ हो रही है, और इसने यहाँ पर 1 2 3 4 5, उसने राउंड ऑफ कर दी, वैसे 6 ले गया ना उसको, और उसने हाँ अच्छा नहीं किया। यानी कि आप भी देखें कि ये 2 स्पेसेस लग रही हैं, पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है वो, देखें ना 2 स्पेसेस हैं, तो अगर आप देखो ना 1 7 आ रहा है ना,
तो यानी कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि जी पॉइंट किस स्पेसिस यूज होती हैं। तो जो उसने बुक में आपको दिया ना आंसर, इसने जी यहाँ पे सर। इसने ये वाली स्पेस नहीं डाली हुई, ये वाली स्पेस शायद इसने स्किप कर दी। तो बेसिकली जो आपको कंसोल पे आउटपुट आ रही है प्रोग्राम रन करने में, वो सही है, यानी कि पॉइंट को इंक्लूड करता है वो। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। सर इसे तो मैं दोबारा ध्यान लगा के देखूंगी तो समझ आएगी जी आपकी आवाज़ पॉइंट के कट साथ। गई है, क्या बोला आपने? सर मैंने कहा अब इसको मुझे ध्यान लगा के पॉइंट के साथ दोबारा देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर मुझे समझ आएगी, ऐसे एकदम नहीं आएगी। नहीं, तो आपका क्वेश्चन ये था ना कि पॉइंट को इंक्लूड करता है कि नहीं करता। तो आपके जी क्वेश्चन का सर। आंसर ये है कि पॉइंट को इंक्लूड करता है। और बुक में ये जो ऑप्शन आउटपुट दी हुई है गलत दी हुई है, क्योंकि एक और स्पेस पेंड होनी चाहिए। ये तमाम जो हैं, सर देखना इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 4 5 6 है ना। तो 2 स्पेसेस पेंड होने चाहिए। इसने सबके साथ 2 स्पेसेस पेंड किए हैं, बल्कि 2 नहीं होनी चाहिए, एक तीसरी भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस आ रही है इसकी वजह से। बात समझ आई कि नहीं आई? सर बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन यही था कि ये यहाँ पे गलत आउटपुट क्यों दे रहा जी है, जी और ये इसी जी वजह से मेरा जी ये यहाँ क्वेश्चन पे था। बुक में, हाँ जी, बुक में उसने गलत आउटपुट दिया है, इसने इसको स्किप कर दिया हुआ है। जबकि हमारे पास जो आउटपुट उधर आती है प्रोग्राम को रन करके, वो बिल्कुल सही है। जी सर। बहुत अच्छा। और सर और सर पेज नंबर 117। जी सर ये 3.18 चेक पॉइंट है, इसमें इन्होंने जी इंक्लूड नहीं की हुई हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, उन्होंने इंक्लूड नहीं की हुई, और यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिंग यूज किया हुआ है। जब इसको रन करता है तो ये रन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो हमें तो जरूरत होती है स्ट्रिंग को यूज करने के लिए उसकी हेडर फाइल की, तो वो फिर तो इंक्लूड नहीं की उन्होंने। 3.18 के अंदर जी सर। आप कह रहे इसने इसको स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं किया, उसको कैसे चल जाता है ये? कि आपको पास पड़ा हुआ जी है सर। प्रोग्राम सही हुआ हुआ? अभी तो इस तरतीब भी खराब है ना यहाँ पे। सर वो मैंने रन किया था, पर अब मेरे पास पड़ा नहीं होगा क्योंकि मैंने उसके ऊपर दूसरा प्रोग्राम लिख दिया था फिर। अच्छा, इसको यहाँ पे करके देखते हैं। ये लंबा काम है वैसे तो। सर आप इतना लंबा प्रोग्राम ना भी लिखें, आप ऐसी कोई चीज यूज कर लें जिसमें स्ट्रिंग आ रहा हो एक लाइन ठीक का, है। और ऊपर स्ट्रिंग ना यूज करें तो फिर भी प्रोग्राम रन हो जाता है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि स्ट्रिंग यूज करने के बगैर भी वो क्यों आंसर देता हाँ है देखिए, हमें, जैसे यही जबकि हमें यही इसकी जरूरत होती है एग्जाम्पल है, उसकी। यही इसकी एग्जाम्पल है। जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें मैंने स्ट्रिंग यूज़ नहीं किया ना, तो आईओ मैन आईपी यूज़ किया होगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा अभी नहीं चलेगा। डोमेन चल गया जी। एक और चीज़ जी। तो मेरा ख्याल है आयो ये जो स्ट्रिंग की क्लास है ना, अगर हम ऐसे स्ट्रिंग तो यूज़ कर रहे हैं, हम इस तरह स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग नेम। अब शायद ना चले, अब भी चल गया। तो सर यही तो क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग यूज करने के बावजूद वो चल जाता है। हाँ, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जो आईओ स्ट्रीम इंक्लूड है, ये वाली जो फाइल इंक्लूड हो रही है ना आईओ स्ट्रीम, इसके अंदर स्ट्रिंग इंक्लूड हो रही होगी कहीं। वैसे देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल है वो चल जाता है स्ट्रिंग इंक्लूड किए बगैर। स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट वो, यानी कि आप ये समझ लीजिए आपका जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उसके अंदर जो है ना ये स्ट्रिंग आ ही जाती है। यानी कि आप देखें आईओ स्ट्रीम के अंदर ये आई स्ट्रीम यूज हो रही है। और यहाँ पे मैंने कि यही कि होता ही है एक्चुअली क्या ना, आपके लिए ये मैं बताता हूँ आसान सी बात जो है। हो
हो ये रहा है कि ये जो आईओ स्ट्रीम है ना क्लास, ये सॉरी फाइल, जो हेडर फाइल, तो इसके पाथ के अंदर कहीं स्ट्रिंग आ रही होगी। यानी कि आप ये समझ लें कि जब हम आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं ना, तो उसके साथ साथ वो स्ट्रिंग भी उसी उसके साथ ही आ जाती है। आप ये समझ लें फिलहाल आपके लिए ये है, इसलिए कोई इशू नहीं दे रहा आपको यहाँ पे। और ये वैसे वेरीफाई कीजिएगा कि अगर मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करूँ तो देखें क्या होता है। आपके पास कौन सा कंपाइलर है? 19 है? नो सर 17। हाँ, उसमें सही चल जाती है। जी सर उसमें भी सही चल रही है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे स्ट्रिंग और नेम, जी चल गया यहाँ पे भी। तो वो यही रहा है। वैसे इसको हम सर्च कर सकते हैं कि इसकी वजह क्या है गूगल पे, कि भाई हम स्ट्रिंग तो इंक्लूड नहीं करते लेकिन स्ट्रिंग जो है वो चल जाती है। इसकी स्पेसिफिक रीज़न यही है कि ये जो हमारे पास आईओ स्ट्रीम है ना, इसके पाथ के अंदर स्ट्रिंग भी इंक्लूड हो जाती है हेडर फाइल, तो इसलिए यहाँ पे कोई इशू नहीं देता वो हमें इसकी कंपैरिजन के दौरान। तो ये है वजह इसकी। आप ये समझ लें हम आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करते हैं ना, साथ स्ट्रिंग भी इंक्लूड हो जाती है। आप ये समझ लें। जी सर, लेकिन फिर इसके बाद हम कोई फ़ायदा तो ना हुआ कि हम लोग जो स्ट्रिंग की हेडर फाइल है वो पढ़ते हैं और फिर वो हम कहते हैं कि वो इंक्लूड करवाओ। नहीं नहीं, देखें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सर बेसिकली यही केस दो हेडर फाइल्स के साथ और भी है। क्या होता है इसके साथ? आप क्या कहना, आप कह रहे हैं कि इसको फायदा ना हुआ, ये कह रहे हैं कि आप? सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग यूज़ करनी होती है तो फिर हम उसके लिए पहले ये पढ़ते हैं कि आपको इसके लिए हैश इंक्लूड स्ट्रिंग ऊपर इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। तो अगर हम लोग का प्रोग्राम ऐसे ही चल जाता है बगैर इंक्लूड करवाए तो हमारा क्या फ़ायदा कि हम पढ़ते हैं कि हैश इंक्लूड स्ट्रिंग इंक्लूड करवाओ और फिर आप अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग की वो यूज़ करो। नहीं, उसका फायदा है, उसका फ़ायदा है। बेसिकली होता ये है कि अभी आपको उसमें उसका पूरा फ्लो नहीं ना पता कि होता क्या है। होता ये है कि जब ये फाइल इंक्लूड होती है ना, अब ये फाइल इधर लानी इधर इधर उसने इस प्रोग्राम में शामिल कर दें, जिसका मतलब क्या है, तो वो उसको उठाएगा और शामिल करेगा। देखें इसके अंदर एक और यूज़ हुई है आई स्ट्रीम, ठीक है, इसको भी उठा के लगेगा और उसमें शामिल करेगा। इसमें वो स्ट्रीम यूज़ हुई है, इसको उठा के लगेगा, इसको भी शामिल करेगा। तो ये पाथ चलता जाएगा। तो इसी पाथ के अंदर कहीं आपको समझ आ रही है, इसी पाथ में कहीं स्ट्रिंग भी इंक्लूड हो रही है। तो ये वजह है कि आपकी जो है ना वो स्ट्रिंग यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आपके हर प्रोग्राम के अंदर आईओ स्ट्रीम यूज़ हो रही होती है। तो इसलिए आपको जो है ना ये मसला नहीं आता। आप मतलब आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप आईओ स्ट्रीम नहीं यूज़ कर रहे, आपने कुछ कैलकुलेशन ही करनी है खाली, और फिर आप स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, तो स्ट्रिंग यूज़ नहीं, आपको स्ट्रिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी। बात समझ आइए क्या? सर दोबारा बता दें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रिंग की क्लास है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो बेसिकली है, इसके इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की क्लास को इंक्लूड जब हम करते हैं तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो अभी हो ये इनके, ऐसा नहीं कि इसका फ़ायदा कोई नहीं है, फ़ायदा ज़रूर है। बाज़ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि अभी तो आपके साथ तो ये है ना कि आपने आई स्ट्रीम यूज़ करना ही करना है हर क्लास के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर आई स्ट्रीम यूज़ करना है, क्योंकि आपके प्रोग्राम ने आउटपुट भी करनी है स्क्रीन पे और कुछ इनपुट भी लेना है। तो आपको आई स्ट्रीम यूज़ करनी पड़ेगी। बाज़ प्रोग्राम ऐसे इसमें आई स्ट्रीम नहीं आप यूज़ कर रहे और आपने स्ट्रिंग यूज़ करनी है, फिर आपको स्ट्रिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी। अभी हो ये रहा है। मुझे ये लगता है कि स्ट्रिंग जो है ना, यहाँ पे जो स्ट्रिंग ये यूज़ हो रही है, ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग यूज़ हो रही है वो एज अ बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि कह लो कि इसके पाथ में शामिल है, इसलिए यहाँ पे यूज़ हो रही है स्ट्रिंग। यानी कि आप ये इसको इस तरह से समझ लें। हाँ मैं करता हूँ ताकि आपको बात जो है तो समझ आ जाए कि आईओ स्ट्रीम का जो पाथ है, अब होता है ना, ये हम फाइल इंक्लूड कर रहे हैं अपने सीपी फाइल के अंदर, तो ये जो आईओ स्ट्रीम फाइल है पहले ये इंक्लूड होगा, ठीक है। अगर मैं इस फाइल में जाता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ कंटेंट पड़ा है इसको उठा के उधर रख दो, ठीक है।
अब देखो उसके अंदर ये इंक्लूड भी हो रहा है, एक और इस आईओ स्ट्रीम के अंदर ये वाली फाइल इंक्लूड हो रही है, तो इसको तो उसने इंक्लूड करना है ना। तो इस तरह इसको अब उसके अंदर ये यूज हो रही है, ये भी इंक्लूड करेगा, और इस तरह से और बहुत सारी चीजें होती चली जाएंगी, इनके एक पाथ बन जाएगा। तो इस आईओ स्ट्रीम के पाथ के ऊपर स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो रही है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आता कि आप स्ट्रिंग की फाइल को इंक्लूड भी नहीं करते और चला लेते हो। लेकिन बास प्रोग्राम ऐसे जहाँ पे आपने स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं की और आपने स्ट्रिंग के साथ कोई काम करना था, आपको स्ट्रिंग इंक्लूड करनी पड़ जाएगी। उसका फायदा है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है, क्योंकि बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि बाज़ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें आपने कोई आउटपुट नहीं करनी है, खाली कैलकुलेशंस करनी है और स्ट्रिंग के साथ करनी है, तो आप ये यूज़ कर रहे हैं। बाज़ लाइब्रेरी क्लासेस ऐसी होती हैं। जी सर। सर यही वाली प्रॉब्लम 2 फाइल्स के साथ और भी है। कौन सी प्रॉब्लम? जैसे रैंडम नंबर्स के लिए हमें एसटीडी लाइब्रेरी की फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, पर उसको इंक्लूड के बगैर भी आंसर आ जाता है रैंडम नंबर का। और इसी तरह जो मैथ सी मैथ की भी है कि अगर हम लोग पावर का फंक्शन जो है वो यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सी मैथ जरूरी होती है, बट वो भी बगैर सी मैथ के हो जाता है रन। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर ठीक है, पावर का फंक्शन भी हमारे पास ये देखना पड़ेगा, ये जो है ना ऐसा क्यों कर रहा है, और इसको हम सर्च ही कर सकते हैं। हमारे साथ पहले भी क्या ऐसा होता था, अगर हम इसको ऑनलाइन करें मिसाल के तौर पर, मैं अगर यूज़ करूँ पावर का फंक्शन और हाँ जी, देखिए ना यहाँ पे नहीं चला, यहाँ पे नहीं चला। इसको क्लीन करूँ, और ये हमारे पास रील थोड़ी में चल जाता है, ये बगैर पावर का फंक्शन ना, अगर हम मैथ यूज़ नहीं करते। तो ये जो पावर का फंक्शन है कि विजुअल स्टूडियो के अंदर ना ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंक्लूड कर रहा होगा, यानी कि हम ये अगर अंदर जाकर देखें, यानी कि इसके अंदर जो है ना विजुअल स्टूडियो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ यूज़ हो रही होगी फॉर C++ में उसी एसटीडी लिब को साथ ही आपके जो है ना वो अटैच कर दो। इसका आंसर देखना पड़ेगा कैसे क्यों कर रहा है। आप कहीं पावर के साथ भी ऐसा करता है और किसके साथ करता है? सर रैंडम नंबर्स के साथ, कि उसके लिए एसटीडी लाइब्रेरी की फाइल यूज करना जरूरी होती है। चलिए मैं इसको सर्च करके फिर आपको बताऊंगा, ये जो है ना ये देखने के लिए चीज़ है। विजुअल जी स्टूडियो सर। जो है ना मुझे लगता है क्योंकि जो CSD लिब लाइब्रेरी है ना, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है सी की, और ये मुझे लगता है विजुअल स्टूडियो ना जब आप उसको कंपाइल करते हो ना तो साथ ही वो इसके आपके आपके साथ अटैच कर देता है, इसके साथ ही, यानी कि आपके आपके प्रोग्राम के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट उसको अपेंड कर देता है, इसलिए प्रॉब्लम रहता है। चलिए बहरहाल इसको हम देखेंगे, और कुछ पूछें और सवाल है तो। सर मेरे 2-3 और क्वेश्चन है, लेकिन अब किसी और ने पूछना है तो वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ये किसी और ने क्वेश्चन पूछना? सर वाइल लूप और डू वाइल लूप, सर इसको हम कहाँ पे मतलब यूज करना है? वाइल लूप और डू वाइल लूप, लेकिन डू वाइल लूप जो है वो पोस्ट टेस्ट लूप है, और वाइल लूप जो है वो
प्री टेस्ट लूप है। देखें 5.9 जो है वो आपके टॉपिक, आपका जो क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है बुक वाले को पहले पता था कि आप क्वेश्चन क्या करेंगे, उसने इसके लिए टॉपिक बना दिए। तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप कहाँ पर डू वाइल लूप यूज़ करेंगे, वहाँ कहाँ पर वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास वाइल लूप होता है वो है प्री टेस्ट लूप। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसमें वाइल लूप बनाया, उसका मतलब ये होता है कि पहले कंडीशन टेस्ट होती है, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो वाइल लूप जो है वो वहाँ पर उन सिचुएशंस में आइडियल है जहाँ पर आपने पहले कंडीशन टेस्ट करनी है और बाद में आइट्रेट करना है, बाद में कोई काम करना है। ठीक है, तो the while loop is a conditional loop which means it repeats as long as particular condition exists. It is also a pretest loop, so it is ideal in situations where you do not want the loop to iterate if the condition is false from the beginning. तो जहाँ पर आप चाहते हैं कि कंडीशन शुरू में फॉल्स है तो आपका लूप एक बार भी ना चले, तो वहाँ पर आप वाइल लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, और डू वाइल लूप चूँकि पोस्ट या फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में दी हुई यहाँ पे, जैसे कि आपने एक कोई इनपुट वैलिडेट करनी है, ठीक है, जो आप रीड कर रहे हैं, या आप जो है वो डाटा किसी लिस्ट से रीड कर रहे हो और किसी सेंट्रल वैल्यू वो टर्मिनेट होना चाहिए, तो वहाँ पर हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब कंडीशंस के अंदर हमें पहले इन तमाम सिनेरियोस में हमें पहले कंडीशन टेस्ट करनी है, बाद में वाइल का लूप एग्जीक्यूट करना है। इस तरह डू वाइल लूप जो है पोस्ट टेस्ट लूप है, तो इसमें पहले लूप की बॉडी चलती है, बाद में जो है वो कंडीशन टेस्ट होती है। तो वो तमाम सिनेरियोस जहाँ पर आप चाहते हैं कि कम से कम एक बार तो लूप आपका लूप चले, एक बार वो आइटरेट करे, उसके बाद वो कंडीशन टेस्ट करे, तो वहाँ पे हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। जैसे मेन्यूज होते हैं, क्योंकि एक बार मेन्यू रिप्रेजेंट होता है ना, उसके बाद जब यूज़र को इनपुट देता है तो उसके अगेंस्ट वो हम केस चला देते हैं। बात समझ आ गई आपको? यस सर। सर while लूप में एक मतलब भी नहीं चलेगा? वाइल लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन ट्रू है तो फिर चलेगा। यानी कि वाइल लूप में गारंटी नहीं है कि एक बार लूप चलता है कि नहीं चलता, लेकिन डू वाइल लूप में गारंटी है कि कम से कम एक बार लूप लाजमी चलेगा। ओके सर, शुक्रिया। अच्छा जी, और किसी ने क्वेश्चन पूछना? सर अब पूछ लूँ मैं? जी पूछें। सर पेज नंबर 141 पे। जी मैं बोलता हूँ। जी पेज नंबर। सर पेज नंबर 141। जी सर ये जो 37 वाला क्वेश्चन है इधर, जी सर इसमें जो है उसने इनपुट ली हुई है सेकंड्स की, और इसके बाद जब प्रोग्राम रन होता है तो जो इसका आंसर आता है ना, तो सर उसमें एक क्वेश्चन है मेरा, सर जिसके ये आपको रन आउटपुट, करना पड़ेगा। उसको मैं इधर से कॉपी कर लूँ, हो जाएगा जी कॉपी? सर। जी सर जब हम लोग इसके सेकंड्स को, जो उन्होंने हमें ऊपर कहा हुआ है कि आपने इतने सेकंड्स देने हैं। जब वो भी दे दूँ यहाँ पे? जी सर। अच्छा
367 20152 15 जी। सर यहाँ पे जो मिनट्स का आंसर आ रहा है वो उन्होंने दिया हुआ है 612,002 पॉइंट, आगे सारे उन्होंने जीरो लगा दिए हैं। तो सर लेकिन जब हम इनको डिवाइड करते हैं ना तो पॉइंट के बाद जीरो सारे नहीं आते, उसके बाद 5322 समथिंग आता है। तो यहाँ पे इन्होंने जीरो जीरो क्यों लिखा है? मतलब अगर यहाँ पे ना कुछ होता तो उन्होंने शो पॉइंट की वजह से जीरो शो कर देते, क्योंकि हमने सेट प्रिसियन उसको 4 दी हुई है, वो भी फिक्स्ड के साथ, तो पॉइंट के बाद आएंगी वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे जब डिवाइड करते तो वो 0.532 समथिंग आंसर आता है, तो यहाँ पे उन्होंने उसको हटा के जीरो जीरो क्यों लिखा हुआ? सर वो डबल की बाय डिफॉल्ट 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक वो देता है। जी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आंसर जो है वो 000 नहीं आता, कुछ वैल्यूज आती हैं, हाँ? सर आंसर आता है 612,002.5333 यस सर। अच्छा, कैलकुलेटर पे। एक कैलकुलेटर मेरे पास। अच्छा जी, तो हमने सेकंड्स दिए हैं, सेकंड्स किस में है जी? लॉन्ग में है। अच्छा, 367200152 हमने सेकंड में बैठ गया 60 के ऊपर जी सर। और मिनट डबल में। हाँ जी, तो इसने क्या किया इसको साथ, इसने इसको, अच्छा इसका आंसर आप ही मुझे बताएं। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं तो समझ गया हूँ इसने ऐसा क्यों किया। अगर आप थोड़ा सोचें तो आप खुद ही आइडिया हो जाएगा क्यों क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे इसने क्वेश्चन क्या लिखा है, इसने क्वेश्चन में यही पूछा होगा आपसे, एज्यूम, ठीक है। तो ये है कौन सा क्वेश्चन वैसे, क्या है इन्हें करना, क्या है आउटपुट बतानी है? जी सर। हाँ जी, प्रोडिक्ट आउटपुट, हाँ जी चलिए बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है इसका। चलें, अगर ये मैं आपको पेपर में देता तो आप क्या करते? इसका आंसर मुझे तो पता लग गया, अगर आप सोचें तो आपको पता लग जाएगा, आपने पढ़ा था पहले, गौर करें जरा। सर इसीलिए तो पूछा, अगर आप पेपर में दे रहे तो हम सही करें। तो ये बहुत आसान सी बात है, ये मैं आपसे कितनी बार पूछ चुका हूँ, अभी जब मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा तो हैरान हो जाएंगे। अच्छा चाहिए तो वही बात है जो हमने पहले की हुई है, कितनी बार पढ़ी हुई सर है। कभी कभी बहुत छोटी चीज भी नहीं समझ आ रही होती है, और मुझे नहीं आ रही इसकी समझ। कोई और एनीवन वॉलंटियर? सही 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर देता है हमारे पास में, तो इस वजह से आगे नहीं आ रहा नहीं ऐसी ये बात नहीं, बाय डिफॉल्ट। इस सेट डब्ल्यू नहीं सिक्स की वजह से। नहीं। सर ये आप लोग, हाँ हाँ सर बोले, के बाद कौन बोले? में सेकंड में आ रहा है सर। जी सर जो पॉइंट के बाद है ना सर, वो सेकंड में सर वो एक मिनट पूरा नहीं होता सर, तो इस वजह से वो मतलब 0 शो कर रहा है। नहीं, एनीवन, कोई अल्लाह का बंदा, मेरे पता तो है कि इतनी थोड़ा छोटी सी बात है बिल्कुल ये, शाबाश, कोई तो बताए। अहमद है यहाँ पे, अहमद सना। एक क्वेश्चन ये है कि बेटा उन्होंने कहा कि ये हमने वैल्यू दी है 367200152, ठीक है। और लाइन नंबर 13 पे हम देख रहे हैं कि मिनट्स जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि हम जो सेकंड हमने दिए हैं उनको हम 60 पर डिवाइड करेंगे और फिर मिनट्स आएंगे। तो हम जब 60 पर डिवाइड करते हैं ना इसको, हमारे पास आंसर इस तरह से आता है, पॉइंट्स में आता है, तभी तो 000 आ रहा है। तो कह रहे हैं कि पॉइंट्स वाला कहाँ चला गया? जी कोई बताए? चलिए अब मैं आपको हिंट देता हूँ, लाइन नंबर 13 को जरा गौर से देखें कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। असाइनमेंट स्टेटमेंट है और असाइनमेंट स्टेटमेंट के राइट साइड पे क्या है? इंटीजर, जी इंटीजर डिवीजन। जी
जी हाँ जी, शाबाश, इंटीजर डिवीजन है। अब आपको समझ आ गई बात? जी इंटीजर सर। डिवीजन है तो वो तो पॉइंट वैसे डिस्कार्ड हो जाएगा। सर आ गई हाँ जी, समझ। ये छोटे से पॉइंट। ठीक है, इसने दिया भी हम्म, क्वेश्चन इसलिए आप लोगों को आउटपुट के लिए प्रेडिक्ट करें। जी जी सर। और पूछिए। सर एक क्वेश्चन है पेज अच्छा, नंबर 87 पे। ये रमशा ने बता दिया पहले। सही है, रमशा ने सही बताया। गुड। हाँ, पेज नंबर कौन से? सर 87। जी। सर यहाँ पूछिए। पे उन्होंने, सर यहाँ पे वो कीबोर्ड बफर वगैरह का जिक्र है कि अगर हम लोग होल देते हैं तो वो होल में चला जाएगा, वो ट्रंकेट वगैरह हो जाएगा, वो चीज़ है। सर हमने फर्स्ट में तो दे दिया और वो एज इट इज चला गया क्योंकि होल इंटीजर था और फ्रैक्शनल डबल था और लेटर कैरेक्टर था। हम्म। बाद में हमने उसको 5.74 और बी दिया तो उसने वो भी डिस्प्ले कर दिया, और बी नहीं वो मांगेगा क्योंकि 3 उसको पहले ही मिल गए, क्योंकि 4 भी एक करेक्टर था। अब क्वेश्चन सर मेरा ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह करें कि हम एक करेक्टर को डबल में देने की कोशिश करें और फिर क्या होगा, फिर वो सर आउटपुट में अजीब सी चीजें देता है। अच्छा, ये कौन सा प्रोग्राम है? 3.3 है। ये क्या दूं? जी क्या दूं? बताएं। सर आप एक सेकेंड सर, पहले होल नंबर कोई भी, ठीक है, उसके बाद कोई करेक्टर, स्पेस देखिए, करेक्टर। ठीक है, फिर? देन देन कोई फ्रैक्शनल वैल्यू। अच्छा, वो फ्रैक्शनल दे दूं आपको, एंटर कर दो। हाँ जी। सर ये क्या उसने अजीब सी चीजें दे दी हैं। फोर में तो 5 चला गया, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अब आपने सी दिया, सी पास किया किस में? फ्रैक्शनल को, डबल को, डबल में। ठीक है। तो जी। उसने उसको बैड वॉल 0 सेट कर दिया। अब हमने पढ़ा था कि जब वो अगर वो होता है, क्या उसको बोलते हैं, अंडरफ्लो होता है डबल के अंदर, तो वो उसको 0 पे सेट कर देता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इसलिए इसने इसको 0 सेट कर दिया हुआ, ठीक है। सर और जब हर आपने बार तो 5, जीरो नहीं आता। अच्छा चलें दोबारा रन कर लेते हैं। 5, अब क्या दूं? सर बी। कैपिटल स्मॉल? स्मॉल। 5.7 दे देते हैं, 0 ही है। जीरो ही आ रहा। जी, ठीक हो गया। तो क्योंकि आपने जो वैल्यू दी है वो डबल नहीं है, वो करेक्टर है, तो इसलिए इसने इसको 0 के इक्वल कर दिया। और हाल में मेरा गुमान ये है कि इसने अंडरफ्लो की वजह से किया होगा, जो कि मैं समझता हूँ, या इसने कहा, इसने इनवैलिड वैल्यू क्योंकि थी वो बी, तो इसने इसको जो है ना वो 0 के इक्वल कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगला जो काम है ना, जो करेक्टर है, तो उसमें उसने एक चीज़ रीड करनी है, वो 5 उसने रीड किया, तो 5 एक आस्की कोड है, तो 5 आस्की कोड में जो करेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा। और 5 आस्की जी। कोड के अंदर ये करेक्टर है। तो अगर आप देखो, मैं इसको दोबारा रन करूँ ना, और मैं अगर ये करूँ इसके साथ काम, जल्दी से हम करते हैं, 5D कर देते हैं और मैं लिखूँ 65.6, तो अब देखना ए आएगा लिखा, क्योंकि अभी भी ए नहीं आया इसने। अच्छा, दिस इज समथिंग एल्स। और डी के बाद जब इसने डी रीड कर लिया, तो इसने क्या किया होगा? ये सर पाइप साइन का क्यों होता है? हम्म। ये मैंने इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश की थी तो सर ये पता नहीं कोई एट ऑफ फंक्शन का वो बता रहे थे कि एट ऑफ फंक्शन की वजह से ये होता है वो होता है, पता नहीं। सर वो अच्छा, कन्वर्जन होती है जब हम करेक्टर को डबल में कन्वर्ट करते हैं तो तब कोई एट ऑफ फंक्शन वगैरह यूज करते हैं।
इस तरह की कोई चीज़ मैंने इंटरनेट पे सर्च की थी तो मुझे मिल रही थी। अच्छा, ये जो साइन आ रहा है ना, इस साइन का मतलब क्या है? मतलब ये इसके अगेंस्ट करेक्टर कौन सा है? ये समझ नहीं आ रही। ये साइन तो उन्होंने वैसे यहाँ पे ना कुछ कुछ के साइन नहीं दिए हुए, मतलब कुछ ऐसा साइन है जो कि यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये इनपुट गलत गई है ना, तो इस वजह से यहाँ पे साइन जाना होगा। अगर मैं ये वाली इनपुट सही दे देता हूँ इसको, और बल्कि 3 सॉरी 6.6 और 3.6, तो उसने 6 ले लिया, ठीक है। तो अच्छा, रन करते हैं, वो करेक्टर ले रहा है बेसिकली। और अब मैं 5 कहता हूँ, मैं कहता हूँ डी, और अब अगर मैं कहता हूँ 0.6, तो 0 पे ये जो है ना, मतलब जो वो जो डी है ना, डी यानी कि जो भी करेक्टर आया उसके बाद अब जो हमारे पास ये जो करेक्टर डिस्प्ले हो ना, इसके अगेंस्ट जो आस्की वैल्यू है ना, वो बफर से पिक कर रहा है, ये हो रही है एक्चुअली। ठीक है, और क्या क्वेश्चन? सर फ्रैक्शनल तक तो समझ आ गई है, वो जो आप करेक्टर का बता रहे हैं वो समझ नहीं आई। ये यानी फ्रैक्शन में तो कि वो बाय डिफॉल्ट कर देगा 0, उसके आगे नहीं समझ आ रही मुझे। फ्रैक्शनल बाय डिफॉल्ट, हाँ 0 बाय, हाँ जब उसने करेक्टर रीड किया ना और वो उसने फ्रैक्शन में उसको डाला, तो वो फ्रैक्शनल में गया नहीं, मतलब उसने उसको 0 कर दिया। लेटर के अगेंस्ट आप जो मर्जी दे दें, वो यानी कि उसको जो है वो एज अ वो एक ही, क्योंकि पिछली इनपुट गलत थी तो उसी का इफेक्ट हमारे पास आगे आया। यानी कि आप ये समझें कि मैंने अगर इधर 5 दिया, तो चले इधर मैंने 5 दिया और इधर मैंने जो है वो इस तरह से लंबा सा करेक्टर दे दिया, और उसके बाद मैंने जो है वो मैं कोई भी नंबर देता हूँ, चले इनफैक्ट इधर भी मैं करेक्टर देता हूँ, तो उसने किया गया, चूंकि ये वाली चीज़ जो है ना दरमियान में जब उसने डबल रीड किया, तो चूंकि ये चीज़ इनपुट रिकॉर्ड इनपुट नहीं थी, तो हुआ क्या कि इसने जो है ना, इस लेटर में भी हमारे पास गार्बेज इनपुट आएगी, और इस फ्रैक्शन में तो वो आ ही गई है। तो इस फ्रैक्शनल की इनपुट गलत नहीं गई, वैसे हमारी जो अगली वाली आउटपुट, अगली वाली जो इनपुट है ना, अगली वाली जो इनपुट हमने लेटर में लेनी वो भी गलत आ रही है, और बाय डिफॉल्ट वो कोई एक करेक्टर आ रहा है। और हो ये रहा है, जो मुझे लगता है वो हो ये रहा है कि जब वो डबल के लिए रीड करता है ना इसको, तो वो डबल के लिए जब रीड करता है तो वो डबल उसमें वैल्यूज उसका यानी कि वो डबल वैल्यू नहीं आपने करेक्टर दी हुई है, तो उसी कन्वर्जन में उसको प्रॉब्लम आती है। उसके बाद वो जो अगली वैल्यू है ना, वो कीबोर्ड प्रोसेसर से रीड नहीं करता, वो उसकी जगह जो भी एंड में पड़ा होता है ना, अब ये पता नहीं इसके अगेंस्ट क्या आस की वैल्यू होती है, तो वो यहाँ प्रिंट कर देता है। बात समझ आई आपको? नो सर। आप सादी सी बात ये है कि आप ये समझेंगे, जब आपने फ्रैक्शन के लिए इनपुट गलत दी, तो उसका इफेक्ट लेटर के ऊपर भी आएगा, और लेटर में भी हमारे पास गार्बेज आएगा, ये गार्बेज वैल्यू है, दैट्स इट। आप ये समझ। ओके सर। ओके सर। सर एक मेरा वही क्वेश्चन जो आपसे मैंने किया था स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने वाला, सर मैंने उसको स्ट्रिंग के साथ भी कंपेयर करके देखा था, हम्म, देन भी वही आंसर आ रहा था जो आपको पहले मैंने आउटपुट सेंड की थी। अच्छा, और आपके पास इसको तुम देखूंगा, स्ट्रिंग का जो कंपैरिजन है ना, स्ट्रिंग कंपैरिजन,
अच्छा ये तो ये चीज आप पढ़ हम ये पढ़ेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा ये किस वजह से स्ट्रिंग, इनके किन बेसिस के ऊपर स्ट्रिंग को जो है ना वो कंपेयर करता है। ठीक है, तो ये मैं आपको देख के बताऊंगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास इनके किन उस पे जो है ना वो कंपेयर हो रही होती हैं, और वो किस उस पे वो टर्मिनेट करता है, उसको किस किस बेसिस पे किसी एक स्ट्रिंग को बड़ा कहता है, किसी दूसरे स्ट्रिंग को छोटा कहता है, ये किन बेसिस पे कहता है। ठीक है, ये मैं आपको, बल्कि मैं ये ना इसको इस तरह हाँ ये लेक्सो, ये देखें, ये जो है ना इस ऑर्डर में कंपेयर होते हैं। ये हमें, ये हम पढ़ोगे ना, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ना तो हमें इसका पता लग जाएगा। मैं आपको पढ़ के बता दूंगा कि ये क्या, यानी कि जब आप स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं तो स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू कब होगी, तो ये इसने ये लिखा हुआ है एस वन की स्ट्रिंग वन एस टू से कब कब कम होगी। A string S1 is smaller than S2 if either length of S1 is shorter than S2 or first mismatch character is smaller। ठीक हो गया। तो अगर हम आपके क्वेश्चन पे आ जाएं, जो आपने मुझसे पूछा था, ये 3.3 है, इसको हम फाइंड करते हैं। यही था ना? यस सर। तो देखें, आप ये समझ लें लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है भला। इनकी जो जिस ऑर्डर की बात करें ना, लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों के नाम है ना मेरे पास आ रहे हैं, तो वो इस तरह से सॉर्ट डाउन होंगे। सबसे पहले जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है ना, ए से सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है तो बाद में, इसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। ठीक है, तो स्ट्रिंग भी ऐसे ही कंपेयर होती हैं। अब उसने बताया कि स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू से कब छोटी होगी, दो केसेस में, या तो एस वन की लेंथ कम हो, अगर तो एस वन की लेंथ एस टू से कम है ना तो हम कहेंगे एस वन जो है छोटा है, या फिर पहला जो मिसमैच कैरेक्टर है ना वो स्मॉलर हो। पहला मिसमैच कैरेक्टर अगर हमें स्मॉलर मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू से छोटी है। तो आए हम इसको इसके ऊपर चलाते हैं, इसी 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 रूल को अप्लाई करते हैं। बी बी के इक्वल है, अभी हम इक्वल टू चेक कर रहे हैं ना, इक्वल टू की कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो इक्वल टू में क्या होगा, यस तमाम इक्वल होने चाहिए। कोई एक भी मिसमैच मिलेगा जो कि इसके इक्वल नहीं है तो ये जीरो टर्न कर, जीरो आ गया, पहले में जीरो आ गया ना। जी सर। जी सर। दूसरे का हम चेक करते हैं, बी बी के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा पहले तो हम जैसे कहेंगे लेंथ बराबर है, हाँ जी लेंथ बराबर है दोनों की, चार चार करेक्टर है, बी बी के इक्वल है, ठीक है। अब आई और आई, अब हमने देखा कि ये एक मिसमैच करेक्टर है पहला। अब मुझे बताएं आई बड़ा है कि ये वाला आई बड़ा है? कैपिटल सर कैपिटल आई छोटा है, जी स्मॉल आई बड़ा है। कैपिटल आई छोटा है, स्मॉल आई बड़ा है। नहीं, जी सर। सर उसका आस्की कोड। कैपिटल, जी कैपिटल आई का आस्की कोड क्या है? सर कैपिटल आई का ए का स्टार्ट होता है 90 सॉरी 65 से, एक, कैपिटल ए का। हाँ जी, तो तो जाहिर सी बात है स्मॉल आई जो है वो बड़ा होगा। सर वही कह रही हूँ, स्मॉल आई बड़ा होगा। जी स्मॉल आई का जो है वो आस्की कोड बड़ा है, कैपिटल आई का आस्की कोड कोड कम है, तो ठीक है। ये फॉल्स तो होना चाहिए। तो पहला मिसमैच हमें करेक्टर ऐसा मिला कि जो कि इससे छोटा नहीं है, ठीक नहीं है। है। आ, हाँ आगे चलें, ये 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 भी क्या है, इससे छोटा नहीं है एल से, जी सर। और ये वाला एल भी जो है वो इससे छोटा नहीं है। तो ये फॉल्स तो होना चाहिए, बट वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। हाँ सर यही तो कंफ्यूजन है मुझे। ये अजीब बात है।
सही कह रहे हैं आप। हमारे पास जो आई है वो इससे बड़ा है और कैपिटल आई छोटा होता है, बिल्कुल सही है। तो पहला मिसमैच मिला हमें, और वो मिसमैच इससे अगर इसने हमें कहा था कि एस वन शॉर्टर हो या पहला मिसमैच करेक्टर इज स्मॉलर हो, और अगर पहला मिसमैच करेक्टर स्मॉलर नहीं है, दूसरा चेक होगा, तीसरा चेक होगा। बुक में इसका आंसर आया हुआ है। पहला मिसमैच होता है हमारे पास ये आई, और ये इससे छोटा नहीं बल्कि इससे बड़ा है, तो एंड तक चेक करेगा। ये भी इससे बड़ा है। ठीक है, हम इसको जरा चेक करते हैं। इधर क्या आंसर आता है? अच्छा, लेकिन इधर भी आंसर सेम आया, इक्विवेलेंट आया। सर और एक और बात कि यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग जब हमने ये यूज करना है तो स्ट्रिंग ऊपर हम लिखेंगे या नहीं, कंपेयर करते हुए। नाम यूज करना आपका काम चल रहा है तो ठीक, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। और हमारे पास अच्छा, ये वैसे देखना पड़ेगा ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हम इसका एक और काम करें, ओके, इसमें मसला आ रहा है ना। कंट्रोल सर बाकियों में भी है, नीचे भी है। हाँ, मतलब पहला ये है ना, पहला इंस्टेंस ये है। सर ये भी करके देख लिया था, वही आंसर आता है। अच्छा जी अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नो सर। चलो ये मैं नो हमें बुक में उसने ये बताया था, बट ये इनफैक्ट ये तरीका होता है। हमारे पास तरीका तो यही है जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम देखें ये जो उसने यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो ये दो स्ट्रिंग्स हैं। अगर तो ऊपर आते हैं, नहीं, तो कंपेयर का फंक्शन यूज किया ये नहीं। तो S1 S2 के इक्वल है कि नहीं है? S1 क्या है बोला? S1 गीक्स और ये 4 गीक्स है, तो गीक्स इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला गीक स्मॉलर देन 4 गीक्स, देखे ना, ये S1 जो है S2 से बड़ा नहीं है, तो लेंथ ही बराबर नहीं है, इसलिए तो पहले उसमें चला जाएगा। सर सबसे पहले हम लेंथ चेक करेंगे। देखना पड़ेगा, लेंथ तो आपने चेक करनी है। जो जिसकी लेंथ छोटी है ना, वो तो छोटा है, पक्की बात है। जैसे ये तो छोटा होगा इससे, पक्का है। और उसके बाद हम बारी बारी हम चेक करेंगे, और बारी बारी हम चेक करेंगे, और उसके अंदर जो है ना वो सर पर उसने PDF में लिखा हुआ है। सर अगर हम ये लास्ट वाले को देखें तो यहाँ पे जो कैपिटल E है फर्स्ट मैरी एलन में और सेकंड में स्पेस और कैपिटल E का कंपेयर नहीं होगा आपस में? जी होगा। तो ये जिसमें स्पेस है वो बड़ा हो जाएगा ना, इसमें ज्यादा लेटर्स है ना, इसमें कम है, तो ये छोटा है। ये सर स्पेस के अगेंस्ट भी तो एक ASCII कोड होता है। क्या होता है? हाँ होता है। तो लेंथ स्पेस लेंथ के किसकी बड़ी है? तो ये आखिरी वाला ट्रू है ना,
क्योंकि इस मैरी एलन की लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है, तो इसलिए ये पहला वाला, ये आखिरी वाला ट्रू होगा। ट्रू आ भी रहा है हमारे पास, बस कंफ्यूजन हमारे सर पास मैं ये इसके नहीं अंदर है। कहना चाह रही, जी सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें पीडीएफ में उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर आपने बारी बारी मतलब सारे करेक्टर्स चेक करने हैं कि फर्स्ट करेक्टर जो है वो फर्स्ट करेक्टर के साथ होगा, सेकंड जो है वो सेकंड के साथ होगा। अब यहाँ पे मैरी तो मैरी के साथ हो जाएगा, वो दोनों सेम है। अब जब ई की बारी आएगी तो ई जो है वो वहां पे स्पेस है और यहाँ पे कैपिटल ई है, तो स्पेस और कैपिटल ई के आपस में आस्की कोड नहीं कंपेयर होंगे? नहीं अगर नहीं, आप इसको ये चीज फॉलो करेंगे ना, ये इसने यहाँ पे बताया मैंने कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से कब छोटी है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 1 से कब बड़ी है, और कब ये चीजें यूज होंगी। तो ये इस तरीके से यूज होता है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग यूज होती है। और अभी फिलहाल एक मसला इसके अंदर है, तो इसका मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, लेकिन यहाँ पे ये चीज पक्की है, ये चीज से छोटी है। और देखें मजे की बात है, हमारे पास इधर भी बिल्कुल सेम आंसर आया है जैसे उधर आंसर आ रहा है। हम इसको भी देख लें, तो ये इससे छोटा है क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है इससे, ठीक है। और ये भी छोटे भी ट्रू होगा। अब इसकी बात करें तो ये भी ट्रू है क्योंकि इसकी लेंथ छोटी है, ये भी ट्रू हो जाएगा। अच्छा, इसकी लेंथ बड़ी है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा, और ये फॉल्स हो जाएगा। ये जो कौन सा नंबर वाला है, हाँ ये फॉल्स होना चाहिए, और ये ट्रू होना चाहिए, और ये भी ये ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है इससे। बहरहाल जी सर ये आप फिर देख के बता दीजिएगा बाद में। जी मैं बता दूंगा आपको। सर लास्ट क्वेश्चन है बस। जी पूछिए। सर वो मैंने आपसे पूछा था वो 4 अंडरस्कोर मैक्स और 4 अंडरस्कोर मिनिमम का, तो हम्म। उसका ओवरफ्लो और अंडरफ्लो नहीं हो रहा था सर। मैंने वो करके देखा था जब आपने मुझे कहा था कि आप उसको वेरिएबल करके देखें, तो तब भी मुझसे नहीं हुआ। अब क्या कर रहे थे, कोड दिखाया। अगर आप देखो ना, ऐसे करोगे ना, अगर आप सी आउट और ये काम करोगे ना, तो ये नहीं चलेगा, इससे अंडर फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा इससे, ठीक है। इसकी वजह है कि वो इंटीजर में आपको शो कर देगा वैल्यू, ठीक हो गया। ये जी तब होगा सर। जब आप एक वेरिएबल लेंगे 4C, और उसमें आप ये करें, क्या मसला। सर वो आपने स्टेटमेंट नहीं मतलब सेमीकोलन नहीं लगाया। ये देखो हो गया ना, ये आखिरी वाली -127 होगी वैल्यू, वो उधर आ जाएगी। सर ये तो सी आ रहा है। सी नहीं है ये करेक्टर, अगर मैं इसको सर वही सी का करेक्टर का आस्की कोड नहीं जी 67 होता है सर। -128 आ गया ना। मैंने वो सी नहीं था, वो सी नहीं था, सी की तरह दिखता था, उस नीचे एक और बार भी थी -128, ठीक है ना। ठीक है सर, वो 4 सी मार्क्स। की तरह मुझे लग रहा था, दैट्स वाई हाँ मुझे जी कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, तो ये ऐसे करना। जी सर, आगे समझ। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर आपसे ठीक है। अगले इसमें मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है जी पूछ लें। सर, पेज नंबर 171 पे है। जी सर अगर यहाँ पे इफ एम्प्लॉयड हम एन देते हैं सर इसको एज ए इनपुट, तो सर फिर ये आगे वो हमसे ये भी पूछता है कि आर यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड।
सर हालांकि जब हम उसको एन देते हैं तो इसके बाद एल स्टेटमेंट नहीं जानी चाहिए कि सी आउट यू मस्ट बी एम्प्लॉयड टू क्वालिफाई। सर यहाँ पे समझ नहीं आ गया सर तो आप ये बता रहे आर यू एम्प्लॉयड, हैव यू हैं। ग्रेजुएटेड, तो ये लिखा है ना, ये नहीं चलता। तो अगर आप यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, अगर यहाँ पे आपने एन दिया तो ये चलेगा, वो जो आप बोल रहे हो तो यहाँ पे वैसे लिखा होगा, तो कंडीशन के तहत तो नहीं लिखा हो तो वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो प्रिंट होगा। यहाँ पे जब आप एन दोगे, यहाँ पे अपने एन दिया ना, तो आगे वो पूछेगा आपसे हैव यू, तो ये तो कंडीशन के अंदर नहीं है, लाइन नंबर 16 कंडीशन के अंदर नहीं है, तो ये तो अनकंडीशनली चलेगी, हमेशा चलेगी, चाहे आप एन दें चाहे वाई दें। सर काइंडली थोड़ा दोबारा बता दें। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइन नंबर 15 के ऊपर आप दे रहे हैं ना वाई एन, 15 के ऊपर देते हैं ना वाई एन, तो आप वाई जी एन सर। वाई दें या एन दें, तो लाइन नंबर 16 तो हमेशा चलनी है, क्योंकि ये अनकंडीशनल फ्लो है ना, जी सर यहाँ पे तो ठीक कोई है। फ्लो लगा ही नहीं हुआ। सर मैं लाइन नंबर 21 की बात कर रहा हूँ। जी, अगर लाइन नंबर 21 पे आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये अगर आपने एन दिया हुआ तो फिर ये चलेगा, एल्स पार्ट लाइन 36 चलेगी, जिसमें लिखा है यू मस्ट बी एम्प्लॉयड टू क्वालिफाई। सर आप इसे एक बार रन करवा के दिखा सकते हैं। नहीं, आप मुझे ये कह रहे हैं ना कि भाई ये वाले क्वेश्चन का आंसर करें, यानी कि ये चीज लिखी हुई आएगी कंसोल के ऊपर, उसके बाद आप यहाँ पे बयान दोगे, ठीक है, उसके बाद आप कहते हो कि ये क्यों लिखा हुआ था, ये क्यों पूछते हो, हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इन पास्ट 2 ईयर्स, आप ये पूछ रहे हो ना। नहीं जब मैं सर यहाँ पर एन देता हूँ तो ये क्यों लिखा हुआ था, आप ये पूछ रहे हैं ना। जी सर। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो लाइन नंबर 16 और 17 है ये अनकंडीशनल है, तो ये तो इफ के अंदर है ही नहीं है, तो चलेंगे हमेशा, चाहे आप वाई दें या एन दें, हमेशा पूछेगा आपसे बार बार, वही बता रहा हूँ मैं आपको। जी ठीक है सर। नहीं समझ आया, ये क्वेश्चन था ना हाँ आपका। जी सर ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब मुझे हाँ वो एंड में बता दें कौन कौन बच्चे आए हुए कौन कौन नहीं आए हुए, सर ये थैंक यू इससे सर। रह गई भी है, ये करवा दें प्लीज, कौन कौन आया हुआ कौन कौन नहीं आया हुआ, मास्टर मुझे बता दें। सर ये 09 मोहम्मद तनवीर 09 तनवीर, अच्छा जी, ये और अच्छा है, 15 15 अब्दुल वहाब खान, ये भी नहीं है, 24 ठीक है, 24 अहमद रजा भी नहीं है, ठीक है, 29 सुमैया भी नहीं है, ठीक है, 38 38 ठीक है, और ये 29 17 29 17 भी नहीं है, ठीक है, 12 18 बी सईद अहमद, सैयद अहमद भी नहीं है, 43 18 बी तंजीहा, ठीक है, और शोएब भी नहीं है, ठीक है, सर 02 18 बी अदील, अदील भी नहीं है जी, 33 18 रिजा, 33 18 सर रिजा 33 18 बी BE, अच्छा हाँ जी, ये भी नहीं है, ठीक हो गया। आतिफ हैं, शाइस्ता भी हैं, नो सर शाइस्ता नहीं, ठीक है, आतिफ भी नहीं है, वो हैं सर, थे हसीब, हसीब नहीं सर, वो भी नहीं, वो नहीं है, ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारे हैं सर। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 41 है ना आप लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चे नहीं है, ठीक है, ठीक है, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है, 13 बच्चे नहीं है। सर जी जी, सर ये सुनने में आ रहा था कि हमारे ऑनलाइन पेपर्स हो सकते हैं, तो सर इसका काइंडली बता दे, टेंशन लगी हुई है। बेटा मुझे इस पर कोई, मेरे पास तो ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है कि ऑनलाइन पेपर होंगे कि नहीं होंगे, मतलब हमारे हमारे मेरे नॉलेज में नहीं है ऐसे कुछ चीज़ अभी तक। जी सर। 68% क्लास है, ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अस्सलाम वालेकुम।